नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेके आएंगे जिसमें से हम सभी रेवोल्यूशन को एक एक करके उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया और इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वो इंडिया में कैसे आया और एग्रीकल्चर में उसका क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये लाया किसके द्वारा गया था। ये विश्व स्तर पे हमारा लाया गया था नॉर्मन ई बोरलॉग जी के द्वारा लेके आया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्होंने एग्रीकल्चर में ये फूड प्रोडक्शन में बहुत ही अधिक और अच्छी भूमिका निभाई थी, जिसमें इन्होंने ये एक प्रकार से जाने इनके द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि इन्हें विश्व स्तर में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। यानी कि 1960 में जो विश्व में हरित क्रांति आई थी वो 1960 के लगभग आई थी और किसके द्वारा लाई गई थी, वो नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा लाया गया था। अगला हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन, और इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य था अनाज को अधिक से अधिक उत्पादित करना या फिर अनाज का उत्पादन करना। आगे हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या होता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का मतलब जो हमारा अनाज होता है वो अधिक से अधिक उत्पादित किया जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन का रोल क्या था एग्रीकल्चर में, वो हम देखते हैं। इसमें क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन वाज पीरियड दैट बिगन in the 1960 during which in agriculture India was converted into modern industrial system by the adaptation of technology। यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर था 1960 के दशक में वो हमारा किसकी तरफ बढ़ जा रहा था, मॉडर्न की तरफ। यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर में जो पुराने तरीके से खेती होती थी उसमें अच्छी प्रकार से खेती नहीं की हो सकती थी, यानी कि अधिक से अधिक उत्पादन नहीं हो पा रहा था, थोड़ा कम ही उत्पादन होता था, जिससे कि वहाँ पे भुखमरी की समस्या भी आने लगी थी उस टाइम। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान यहाँ पे किया क्या गया, यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया जी। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन जब बढ़ रहा था तो उसको एक इंडस्ट्रियल के तौर पे यूज करने लगे एग्रीकल्चर को। तो यहाँ पे क्या किया गया, सिस्टम के द्वारा एक योजना के तहत यहाँ पे किया गया था। ये मतलब किस प्रकार संभव हो पाया उसको आगे देखते हैं। सच एज द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि जो अधिक से अधिक उत्पादन देने वाले बीज थे उनको लेके आया गया या फिर जनरेट किया गया, या जनरेट का मतलब होता है उसको बढ़ावा दिया गया हाई यील्डिंग वैरायटी को। उसके बाद मशीनाइड फॉर्म्स टूल्स, यानी कि जो फॉर्म्स होते हैं उसके टूल्स को मशीनरी में कन्वर्ट किया गया, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन जल्दी हो, कटाई में, गुड़ाई में, निराई में या फिर उसके जुताई में कोई भी समस्या ना आए। आगे इसमें दिया गया इरिगेशन, इसमें अधिक से अधिक सिंचाई को भी शामिल किया गया, जिससे अच्छे से हमारा जो प्रोडक्शन होता फूड का वो हो सके। उसके बाद फैकल्टीज पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का भी इसमें उसको सुविधा, फैकल्टीज मतलब उसको सुविधा दिया गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि जो भारत में ये रेवोल्यूशन कब शुरुआत हुआ, तो भारत में ये हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 67 से हुई थी। यानी कि कब हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, ये मेन पॉइंट है आपका, 1966 से 67 में शुरू हुई थी। आपको कहीं पे 65-66 भी दिया होता है, कहीं पे 67-68 भी दिया होता है, लेकिन मेनली इसको माना जाता है 66 और 67 माना जाता है। दूसरी ये और सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना, आपके लिए कई पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं, उसकी भी आपको सेपरेट वीडियो दे दी जाएगी आगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें से 12 अभी तक तो लगभग 12 से 13 पंचवर्षीय योजना चलाई गई हैं, सबका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये भुखमरी की समस्या होने लगी थी। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना उसमें देखा गया अधिक से अधिक भुखमरी आ रही है, तो वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया।
भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनका भी ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। द्वितीय या फिर द्वितीय नहीं कह सकते, यहाँ पे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता कहा जाता है। यहाँ पे देखते हैं क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें, यानी कि जो इंडियन एग्रीकल्चर में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें कौन कौन सी फसलों को शामिल किया गया था। उसमें मेनली मुख्य खाद्यान्न फसलें गेहूं, उसमें मुख्य खाद्यान्न फसलें जिसमें गेहूं था, चावल था, ज्वार, बाजरा और मक्का। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है ज्वार, बाजरा, मक्का और गेहूं, यहाँ पे जो भी खाद्यान्न फसलें थे उनको भी शामिल किया गया था। इसमें जो गैर खाद्यान्न यानी कि जो खाने योग्य नहीं होते हैं उनको नहीं शामिल किया गया। यहाँ पे देखिए लिखा गया गैर खाद्यान्न फसलों को इस रणनीति में शामिल से बाहर की रखा था या फिर शामिल नहीं किया गया था। गेहूं कई वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बनी रही। इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें मेनली हमारा इसका मेन फोकस था हमारा गेहूं के उत्पादन में। यहाँ पे देखा गया कि गेहूं का उत्पादन इससे बहुत अधिक बढ़ चुका था। हरित क्रांति के दौरान जो हमारा गेहूं का उत्पादन था ये बहुत ज़्यादा हो चुका था। इसी से इसको मेन आधार हमको हमारे हरित क्रांति का मुख्य आधार कहा जाता है गेहूं को। और सबसे ज़्यादा हमारा इफेक्ट भी हमारा व्हीट को ही पड़ा था, यानी कि गेहूं को पड़ा था। आगे देखते हैं परिणाम स्वरूप इसके, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद हमारा 1978 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ। यानी कि भारत में अनाज एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गया और भारत में भारत के विश्व सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश में स्थापित हो गया। यानी कि इसी के दौरान भी हमारा उसके बाद भारत जो था ये आज के टाइम पे आप लोग देखते हैं हमारा भारत कई यहाँ पे देखें कई फसलों का निर्यात भी बहुत ही बड़े लेवल पे करता है। तो यहाँ पे आज के टाइम पे हमारा कई मतलब रेवोल्यूशन की जो देन है, यहाँ पे कई फसलें ऐसे हैं जिसमें हमारा उत्पादन में और निर्यात में भी भारत प्रथम नंबर पे है। तो यहाँ पे इस सब का जो एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव पड़ा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको कोई भी समस्या एग्रीकल्चर में होती है तो आप हम यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए आगे उस वीडियो में उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनका भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।